हेलो गाइस, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें ताकि और एक बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिले। जो साथी मेरे अभी ओल्ड हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरा वीडियो को पूरा देखें। साथियों, अभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, टेट का आने वाला है, टेट है, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में एक दो क्वेश्चंस वो हैं हमारे नरेशन के ज़रूर मिलते हैं। तो इसी को आज हम टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। बहुत ही सरल एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए साथियों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए, बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है। साथियों, जैसा कि पता है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे पहले भी आपने पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में कुछ खास हम वही पॉइंट को एनालिसिस करेंगे जो मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर हाई स्कूल इंटर के भी साथी हैं, वो भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। खासकर हाई स्कूल इंटर का तो पूरा इसमें एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए साथियों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। डायरेक्ट, सबसे पहले समझने की बात होती है कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट क्या होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने की बात होती है, तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है कि जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जब कोई भी वाक्य होता है तो उस वाक्य में वक्ता के द्वारा कहा हुआ सेंटेंस को ज्यों का त्यों हम रहने देते हैं। जब वक्ता के कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, या यूँ समझिए कि वी मे क्वाइट द एक्चुअल वर्ड, जो वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इनडायरेक्ट स्पीच होती है वी मे रिपोर्टेड दैट व्हाट ही सेड विदाउट क्वाइटिंग इज द एक्सेप्ट द वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदल कर कहने की विधि को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। भाई, डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति होता है जब सीधे सीधे किसी वाक्य को कह देता है, वक्ता अपने ही लैंग्वेज में कहता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी बात को अपने ढंग से, किसी दूसरे की बात को अपने ढंग से कहना जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इसके बाद होता है कि इसमें कुछ हमारे परिवर्तन होते हैं जिनको हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है। ये जो परिवर्तन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहले जो सबसे पहला परिवर्तन होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट को जोड़ लेते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरा जो हमारा परिवर्तन करने को होता है, प्रोनाउंस देखने को मिलते हैं। फिर वर्ब हमारी बदलती है, फिर हमारे एडजेक्टिव नाउन को हम बदल देते हैं। तो ये 4 परिवर्तन जो हैं ये मोस्टली किसी भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या ऑप्टेटिव, इम्परेटिव कोई भी हो, उन सब में हमें परिवर्तन करना होता है। इन परिवर्तनों के पीछे कुछ नियम्स होते हैं जिनका ज्ञान अत्यंत अपेक्षित होता है, जो हमें समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इन नियमों को समझने से पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। अब सेंटेंस जो होता है, एक डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और एक
एक होता है इन्वर्टेड कामा में लिखा रहता है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है, जो हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग रहता है, तो ये लिखा होता है ये, और यहाँ जो इसके अंदर का भाग होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। और जो इसके बाहर का भाग होता है जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ठीक है, अब इनमें हमें परिवर्तन करने को देखने को मिलता है। अब इनमें क्या क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम होते हैं। चेंज द टेंस बदलना होता है, पर्सन बदलना होता है, और चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे लागू होते हैं उनको हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, अब आइए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आते हैं। चेंज द टेंस क्या होते हैं कि एक कुछ क्रॉस पेंडेंटिंग कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे इन्वर्टेड कामा से बाहर का भाग है पास्ट टेंस में है, तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंस को क्रॉस पेंडिंग पास्ट में हम बदल देते हैं। तो इसको हम बदल देते हैं कैसे, चलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की है तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में हम बदल देंगे। समझ रहे हैं? यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग जो है हमारा ये वाला और ये वाला अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट में हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये पूरा जो वाक्य होता है इसमें एक होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग और एक होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग। जब बाहर के भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में रिप्रेजेंट की होगी तो इसमें हम प्रेजेंट की होगी, तो इधर का जो भाग होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को, यदि ये वाला भाग पास्ट का होता है जैसे सेड लिखा हुआ है ना, तो ये वाला जो भाग होगा वो भी हमारा पास्ट का होगा। समझ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बदल देते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि राम ने कहा आई एम अनवेल, तो सेड लिखा हुआ, अब देखिए यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, सेड की बात करते हैं तो ये हमारा जो वाक्य लिखा हुआ है ये पास्ट में है ना, तो इधर का जो भाग लिखा हुआ ये हमारा प्रेजेंट में है, ये हमारा प्रेजेंट में है। ठीक है, अब इस वाले भाग को प्रेजेंट, अगर ये पास्ट में है तो ये वाला भी पास्ट में होगा क्योंकि यहाँ पर आई एम लगा हुआ। अब आई एम लगा हुआ तो इसको हम अगर ये वाला सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये हमारा जो है ये भी सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो इसको हमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पर ये परिवर्तन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने की ज़रूरत होती। सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं दोनों को। तो प्रेजेंट को सीधे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ये मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भैया अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो दूसरा जो वाक्य होगा, अगर इनडायरेक्ट बनाते समय, अगर ये इन्वर्टेड कामा की बात कर लेते हैं, तो अगर इन्वर्टेड कामा का भाग ये पास्ट का है, ये वाला भी पास्ट का होगा, इधर जो पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। समझ में आ गया? ही सेड, उसने कहा द हॉर्स इज डेड। अब डेड का मतलब जे जो भाग मेरा लिखा हुआ जो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो ये परिवर्तन हम कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भैया हम बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बदल देंगे। अब विशेष क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। तो इनमें तो फिर मेरे पास हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें कि वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसी मेरी वर्ब दी हुई है हम सेम वैसे ही रहने देंगे। अब अगर प्रेजेंट, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में दी है, तो उसमें हम मेन परिवर्तन कर लेते हैं। बिल दिया है तो वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट में बदल दिया जाता है। कुछ इसके अपवाद होते हैं, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यही हमारे एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहती है, तो इनको हम बहुत कायदे से समझेंगे। सदा सत्य रहने वाली बात, अब देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि सदा सत्य रहने वाली यूनिवर्सल ट्रुथ के जो वर्ब्स होते हैं वो नहीं बदलते हैं। अब एक मान लीजिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स मेरा पास्ट में लिखा हुआ है और इधर हमारा दिया हुआ प्रेजेंट में। समझ रहे हैं? यदि ये पास्ट में है और ये मेरा प्रेजेंट में होता है, तो इसमें इसका रूल होता है कि ये वाला भी पास्ट में होना चाहिए। बट क्या होता है, यहाँ पर नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। अब यूनिवर्सल ट्रुथ को तो हम चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, साइंटिफिक ट्रुथ हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुए, तो इनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम परिवर्तन नहीं करेंगे। कौन कौन से? एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हैबिचुअल फैक्ट हो गए, प्रोवर्ब हो गए। यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो तो हम इसका वर्ब नहीं बदलते हैं। फिर चाहे मेरा प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। या ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक तथ्य वाले वाक्यों के वर्ब नहीं बदलते हैं। ठीक है, कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही आप इसको बहुत ही कायदे से आप ध्यान रखें। मस्ट को प्रायः हैड टू में बदल देते हैं। भाई अगर वाक्य में मस्ट टू लगा हुआ, मस्ट का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस में अगर मस्ट का प्रयोग हुआ है तो फिर इसको हैड टू में हम चेंज कर देंगे। जैसे ही सेड आई मस्ट गो। ठीक है, अब वैसे मे का तो मस्ट होता है,
तो हम मेकामाइट होता है, मस्ट यहाँ पर होता है, तो हम इसको हम परिवर्तन करेंगे ज़रूर। तो इसका हमें करना पड़ता है, जैसे ही सेड, ही शेड, दैट तो कंजक्शन आ गया, ही हैड टू गो। ओके, यदि मस्ट से किसी नियम का सिद्धांत अस्थायी आदेश या अनुमान का बोध हो तो इसमें नहीं बदलते हैं। ठीक, यदि किसी स्थायी आदेश अथवा अनुमान का बोध होता है तो हम इसको मस्ट को नहीं बदलते हैं। He said student must respect their teachers, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या आदेश या अनुमान या सिद्धांत की बात कर रहा है, तो इसमें हम इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच तथा स्टेट का बोध कराता है तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में नहीं बदलती। क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच दशा का बोध होता है, स्टेट कंडीशन की बात करता है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी वो नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है? देखिए, राम सेड, राम ने कहा, ही वाज रेडी, स्टेट की बात कर रहा है, स्थिति कंडीशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं बदलेंगे। आई लिव इज मेनी ईयर्स इन चाइना, प्रेजेंट की बात करता है, तो फिर वो हम बदलेंगे नहीं। भाई रहता था क्या, और फिर आगे उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो वो स्टेट कंडीशन की बात, एक्चुअल कंडीशन की बात करते हैं, तो वो नहीं हमारा बदलेगा। ठीक है, जब कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट में हो, जब वाक्य में कई सिंपल पास्ट हो, तो पहले के ही पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, शेष को नहीं। कहने का मतलब है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में दो वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की है और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारे कई एक पास्ट टेंस में दिए हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट के कई वाक्य दिए हुए हैं, तो इनमें अगर हमें परिवर्तन तो इनको हम इस दशा में हम इनको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किस में? तो इनको केवल पहला सेंटेंस को ही हम सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदल सकते हैं, बाकी इनको शेष कंडीशन में वैसे ही रहने देते हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए और सॉल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो परिवर्तन होता है जे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हमें देखना जरूर। चेंजेस द पर्सन्स, अब पर्सन को चेंज करना होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब प्रोनाउंस होते हैं, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इनमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कह सकते हैं कि सन हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, SON। ठीक है, SON का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अब प्रोनाउन इसमें चेंज परिवर्तन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में होते हैं I और V, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, या एनी नेम जो होते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो हमें पहचानने की, फर्स्ट पर्सन होता है जो
बात को कहता है। कोई भी सेंटेंसेस होता है, कोई भी कन्वर्सेशन होगा तो कोई बात को कहता है और कोई सुनता है और कोई जो होता है वहाँ पे किसी दूसरे तीसरे की बात कर रही होगी, थर्ड पर्सन की बात करे। जो बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो बात को सुनेगा वो सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन की बात होगी। यहाँ पर हमने अगर कह दिया कि गीता स्कूल जाती है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गीता स्कूल जाती है, तो मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया आई, सेकंड जो आपने सुना, थर्ड पर्सन गीता की बात हो रही, तो यहाँ पर ये पर्सन्स हमारे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका परिवर्तन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन का हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को परिवर्तन कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की एक सूची दी गई है, नंबर्स। अब पर्सनल प्रोनाउन की एक सूची दी गई, जी आप सूची को विशेषकर ध्यान रखिए। और एक चीज़ भी ध्यान रखिए कि जिस केस में दिए हैं, मान लीजिए सब्जेक्टिव केस में दिए हैं तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस को हम पॉजेसिव केस से ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पुश करके आप नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट करके इनको रट लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन स्त्री पुरुष के लिए समान शब्दों का प्रयोग होता है। भाई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं स्त्री पुरुष के लिए समान शब्द ही प्रयोग होते हैं। भाई आई होता है, आई कोई स्त्री या पुरुष का विभाजन नहीं करती है। थर्ड पर्सन में ही, हिज और हिम पुल्लिंग के लिए तथा शी, हर और हर्ष स्त्रीलिंग के लिए। भाई ही, हिज, हिम ये तो पुल्लिंग है, सी स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए प्रयोग किया दे, देम और देयर। बहुवचन में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए होते हैं। पर्सन बदलने के नियम, केवल रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं। भाई रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स बदलते हैं, ना कि रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमारे परिवर्तन नहीं होती है, वो सेम टू सेम रहती है। बस उसमें क्या होता है, एक बस छोटा सा परिवर्तन होता है, वो हम आगे अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन बदलने के नियम, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर्स और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। भैया अगर उसमें दिया हुआ है तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन वो होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जो हमारे इन्वर्टेड कामा के बाहर की बात कर रहे हैं। अब परिवर्तन कहाँ पे करना है, परिवर्तन यहाँ पे करना है और इसकी बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी के सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम पर्सन और नंबर्स और जेंडर के अनुसार हम बदल देंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि सीता सेड, सीता ने कहा आई। अब देखिए यहाँ पर सीता सेड ने कहा आई हमारा फर्स्ट पर्सन का होता है, आई जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन का है। अब फर्स्ट पर्सन का रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखें, यहाँ से देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। और सीता के लिए हमें इसका प्रोनाउंस क्या होगा, तो प्रोनाउन आई को हम सी में परिवर्तित कर देंगे। आई को सी में परिवर्तन कर देंगे। सीता एंड सीता सेड, ठीक, दैट हमारा कंजक्शन हो गया। शी आई का हमें सी हमें बदलना क्यों पड़ गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा है फेमिनाइन जेंडर का, तो फिर हम सी लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही होता तो हम ही कर सकते थे। ठीक है, अब जो माई दिया हो अकॉर्डिंग टू आई दिया है, तो हमें हर को बदलना है अकॉर्डिंग टू सी के, बस।
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सीता है, तो यहाँ पर आई और वी के अनुसार ये सब हो गया। चलिए, यहाँ तो कोई रूल इसमें दिया नहीं है। सेकंड पर्सन को हम देख लेते हैं। सेकंड पर्सन बदलने के नियम होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाग में आते हैं, और इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर या जेंडर, जी आप बिल्कुल मत भूलिएगा, पर्सन नंबर और जेंडर के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम बदल देते हैं। अभी इनको हमें थोड़ी सी कुछ बारीकियां भी हैं, उनको हम चेक कर लेंगे। ओ यू अब यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, ही सेड टू यू आर हैप्पी। तो यू और यू ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही दिया हुआ, तो यहाँ पर यू का यू ही रहने वाला है, जे बदलने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर दिया हुआ, हर का होता है, हर का मतलब वो फेमिनाइन जेंडर में, और यू दिया हुआ, यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लाते हैं, और ऑब्जेक्ट है हमारा हर, तो हर के अनुसार यहाँ पर सी में परिवर्तन हो गया। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे बदलते नहीं है, सेम टू सेम जैसे दिए होते हैं वही हमारे दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये रूल्स आप विशेष कर ध्यान रखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया तो अपनी ओर से हम उसे थर्ड पर्सन में परिवर्तन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ही सेड, उसने कहा यू आर अ स्टूडेंट। अब यू आया, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट अब बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा दिया नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन में हम बदल देते हैं। तो इसको हम परिवर्तन कर लेंगे। यदि वी का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया गया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वी का मतलब होता है, जब वी का यूज जो होता है हम केवल मानव मात्र के लिए किया जाता है, या कहने या सुनने वाला दोनों सामने होते हैं, तो वी में कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते। पर्सन के बदलने पर उसे नंबर या केस वही रहता है, वो नहीं बदलता है। पर्सन केस का मतलब जैसे आई है, आई सब्जेक्टिव केस का है तो फिर सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। माई है तो माई को इस केस अपने वही रहेंगे, वो नहीं बदलते हैं। जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इस प्रकार किसी को भी समझाया जा सकता है कि 1 2 3, यहाँ एक का तात्पर्य होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। जो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई, इसको आप कंप्लीट करें। और जो यहाँ पे है निकटता सूचक शब्दों, डायरेक्ट स्पीच, जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनको हमें बदलना पड़ जाता है। जैसे नाउ, जस्ट, देन, टू नाइट। नाउ का देन, जस्ट देन, नाउ का भी देन हो जाता है, जस्ट का देन हो जाता है, टू नाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, दिस, दैट, दिस, दोज, हेयर है। तो ये हमारे परिवर्तन करने पड़ जाते हैं सेंटेंस में। ये हमारे परिवर्तन कहाँ पे होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब ये सेंटेंस, ये जो वर्ड आएंगे ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ सकते हैं, आते हैं, वर्ब में कभी नहीं आते हैं। यदि वक्ता के बोलने के समय कोई वस्तु, स्थान, समय सामने है तो इसकी ओर संकेत करने वाले शब्दों को यहाँ हिज, हेयर,
दिस हियर नाउ को नहीं बदलते हैं। हाँ, यदि वक्ता के बोलते समय कोई वस्तु, स्थान, समय सामने है तो इनकी ओर संकेत करने वाले शब्दों को नहीं बदलते हैं। कैसे? देखिए, ही सेड दिस इज माई बुक, जो बुक है वो उसके सामने है तो दिस का दैट हम नहीं कर सकते। ठीक है। आई लिव दिस स्ट्रीट, वो स्ट्रीट उसके सामने थी इसलिए उसका परिवर्तन नहीं कर सकता था। ठीक है। जो एक्सरसाइज मेरी दी हुई है इसको आप स्क्रीनशॉट करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। केवल रूल देखेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जो हम सारी एक्सरसाइज को एनालिसिस करें। इनको आप सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। स्पेशल रूल होते हैं, अब ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यहीं से हो जाते हैं कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के प्रकार के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए स्पेशल रूल कहा जाता है। तो इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल्स हमारे हैं वो यूज किए जाते हैं। असर्टिव के लिए अलग होते हैं, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के लिए सेंटेंसेस के लिए हमारे रूल अलग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों को समझने में सरल होती है और इसका बनावट इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो मेन स्ट्रक्चर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंसेस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कर्ता आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम नहीं भूलेंगे। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक होता है, निगेटिव नकारात्मक होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है जो आप सबको पता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों के शब्द के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहता है और इसी की सहायता से इसे पहचाना जा सकता है। इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यस नो बेस्ड होता है और एक WH फैमिली के वर्डों से शुरू होते हैं। ठीक है। अब इनमें परिवर्तन करने के लिए हमारे अलग रूल्स होते हैं। वे वाक्य जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं एस या नो टाइप के क्वेश्चंस कहे जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना या परामर्श के भाव को प्रदर्शित करते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि के में दिए होते हैं। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या होते हैं कि वो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इनको परिवर्तन करने के अभी रूल्स नेक्स्ट दिए गए हैं। ऑप्टेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप का भाव प्रदर्शित होता है। ब्लेस, कर्स, विश आदि का भाव होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सडन फीलिंग, हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, आश्चर्य का भाव होता है, जो विस्मय आ जाते हैं। विस्मय का मतलब अचानक हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इनमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी यूज हो जाता है। तो इनको हम पहचान लेते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। इनके एक सामान्य से रूल्स होते हैं। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के सामान्य नियम जो टेंस और पर्सन्स और समीप वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदलने से संबंधित हैं। आरंभ में ही इनको हम पढ़ चुके हैं। इससे विशेषकर नियम बदल जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट भैया कंजक्शन लगाते थे। उसमें क्या होता था? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की दूरी को, इन 2 अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ते थे तो कामा का, यानी एक कामा लगा होता था तो इस कामा को हटाकर हमें दैट का प्रयोग करना होता था। 1 मिनट। हमें दैट का यूज कर लेते थे। तो यहाँ पे जो कंजक्शन लगा हुआ है, इस कंजक्शन को हटाकर दैट का प्रयोग करते थे। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ये से
या सेज है तो उसे टेल या टेल्स में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग, देखिए अब यहाँ पे समझने की बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर से लिखा हुआ है या सेज लिखा हुआ है, तो इसको टेल या टेल्स में हम बदल देंगे। जब भी बदलेंगे, जिस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि राम सेज टू मी ही रीड्स। अब यहाँ पे सेज लिखा हुआ तो किस में हम, टेल्स में हम परिवर्तन कर देंगे, तो इसको टेल्स में हम परिवर्तन कर लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का हम नहीं बदलते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, संबोधन, कारक, केस, एडजेक्टिव के रूप में है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मानकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देना चाहिए। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इस वाले वाक्य की बात करते हैं, कोई प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक संज्ञा, संबोधन, कारक के रूप में है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मानकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। जैसे कि लिखा द टीचर सेड राम आई एम प्लेस्ड विद यू, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है संबोधन है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक। इसके बाद हमें इसका परिवर्तन कर देंगे, तो द टीचर्स टोल्ड राम दैट ही वाज प्लेस्ड विद मी। इन्वर्टेड कामा के अंदर फ्रेंड्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लेडीज और जेंटलमैन आदि कॉमन नाउन्स संबोधन के रूप में आए हुए हैं तो एडजेक्टिव से इन्हें जोड़कर हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं। द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो द प्रेसिडेंट एड्रेस एज, क्या लिखेंगे, एड्रेस एज, इसमें लिखकर हम जो कहते हो लिख देते हैं। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर स्वागत या विदाई, वेलकम या फेयरवेल, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि प्रकार के शब्द आए हों तो इडियम के अनुसार इन्हें बिड या बैड को जोड़कर हम रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रख देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी कर लेते हैं, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। तो इसमें हम परिवर्तन सिंपल से परिवर्तन कर लेते हैं। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस रहे हों तो एंड से जोड़ देने चाहिए। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टिंग स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंसेस लगे हैं तो इन्हें एंड से जोड़ देना चाहिए या फर्दर या एडेड आदि का प्रयोग कर सभी वाक्यों को मिला देना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल्स हमारा लिखा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। केवल रूल्स की बात करेंगे, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर यस या नो आए हैं तो इनको भाव को लेकर रिप्लाई ऑफ अफर्मेटिव या नेगेटिव लिख देते हैं। यस या नो की बात करते हैं, जैसे आई आस्क्ड हिम यू आर इल और ही सेड एज, तो इसमें रिप्लाई इन अफर्मेटिव कर देंगे। I asked him if he was ill. He replied his reply in अफर्मेटिव कर देंगे, किंतु यह प्रयोग अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए इस प्रकार इसको बदलेंगे। कैसे,
रिप्लाई आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल, ठीक है, ही रिप्लाइड दैट ही वाज ही। इस टाइप का हमें इस टाइप से नहीं करना है, बल्कि इस टाइप का हमें सेंटेंस बना लेना है। फिर एक एक्सरसाइज लिखी हुई है, इसको आप सॉल्व करिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। एक ये यस नो वाले होते हैं, एक WH फैमिली के होते हैं। यस या नो वाले में हेल्पिंग वर्ब्स पहले जो बाकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो यस या नो टाइप का होगा, और जो WH फैमिली के वर्डों से स्टार्ट भाई व्हेन वेयर आदि से होगा तो वो उसमें हमें रीजन देना पड़ता है। डू यू गो टू स्कूल, तो इसमें एस या नो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे वाक्य जो डू डज डिड इज एम आर वाज वर विल सेल कैन में हैज हैव हैड आदि से आरंभ होते हैं, इन्हें एस या नो टाइप के क्वेश्चंस कहे जाते हैं। वाई टाइप के होते हैं जिनमें यस या नो से उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जनरल रूल्स क्या होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से और सेज को आस्क में बदल देते हैं। अभी तक अफर्मेटिव में क्या था, से या सेज को टेल या टेल्स में कर देते थे। अब क्या करते हैं कि इनको हम आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ये सेड है तो आस्क या इंक्वायर्ड में परिवर्तन कर देते हैं। वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में हम बदल देते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट्स होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव ना होकर फिर अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है और फुल स्टॉप का लग जाता है। पर्सन और टेंस में कोई परिवर्तन पहले की तरह होते हैं, बाकी शेष परिवर्तन जो पहले होते थे वही हमारे होंगे। ये सब नो टाइप के क्वेश्चन में इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट नहीं लगाते हैं, उसमें इफ या वेदर लगाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो क्वेश्चन यस या नो टाइप के होते हैं उनमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगता है, बल्कि वही जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वही हमारा कंजक्शन का कार्य कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को आप कायदे से पढ़िए, आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। सेट के स्थान पर आस्क या इनक्वायर्ड किया जाता है, कामा को हटाकर इफ या वेदर किस में करते हैं, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब्स रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंसेस होता है यदि वो हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर वाज वर्ड से शुरू होता है तो हम उसमें इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद उसको अफर्मेटिव कर देते हैं। सहायक क्रिया को कर्ता के बाद रखते हैं। सहायक क्रिया को कर्ता के बाद रखा जाता है, यानी जैसा अफर्मेटिव में होता था। पर्सन टेंस के समीप वाले वाक्यों में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की ही भांति होते थे। WH फैमिली वाले वर्डों में हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वही शब्द होते हैं जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स दिए हैं वही हमारे कंजक्शन का कार्य कर लेते हैं, ठीक है। शेष परिवर्तन पूर्ववत होते हैं। सेट के स्थान पर आस्क या इनक्वायर्ड हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है। पर्सन या टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की ही बात होते हैं, समीप वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। सहायक क्रिया में कर्ता के बाद नियमानुसार रख देते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा पुश करके आप नोट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ग्रामर और मैथ जितने आप सॉल्व करेंगे, जितना आप उसको रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मजबूत होती है, तो इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कमांड्स होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, एडवाइस होते हैं और रिक्वेस्टेड विद लेट के प्रयोग के आधार पर निवेदन करते हैं। जिन वाक्यों से कमांड्स आदेश का बोध होता है इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को क्रमशः आस्क या ऑर्डर के भाव में बदल देते हैं। जी यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है जी।
ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छुपा रहता है और वाक्य के आरंभिक क्रिया के अंत में इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय दैट या इफ का प्रयोग न करके टू का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए, अभी तक क्या होता था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग कर लेते थे, निगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन जो इम्परेटिव सेंटेंसेस है इनमें टू का प्रयोग हम करेंगे। इनमें टू का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने की बातें हैं। आप बिल्कुल एक बार अगर समझ में आ रहा है तो दूसरी बार आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, जल्दी जल्दी हमें करना है, समाप्त करना है। यदि आदेश निगेटिव हो तो उसे डू नॉट का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाया जाता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव हो, डोंट लाफ एट मी। पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, सब हमारे समझ में क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने कहा डू नॉट लाफ एट मी। तो यहाँ पर डू नॉट है तो नॉट टू हो जाएगा, डू नॉट को नॉट टू में हम बदल देते हैं। ही आस्क मी नॉट टू लाफ एट हिम। ठीक है, ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेते हैं। यदि प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो हटा देते हैं। प्लीज और काइंडली शब्द लगे हैं तो हटा देते हैं। जिन वाक्यों में सर या मैडम का प्रयोग होता है तो इसे हटाकर रिस्पेक्टफुली शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन के माध्यम से निवेदन किया जाता है कि ऐसे वाक्यों में कैन, कुड, विल, वुड का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्ट के समान ही इनडायरेक्ट स्पीच के में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर कोई रूल्स हैं अगर तो हम पढ़ लेते हैं। एडवाइस की बात करते हैं तो कभी कभी एडवाइस जो होता है, एडवाइस कभी कभी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में परामर्श या सलाह का भाव होता है। ये पूरी एक्सरसाइज है, आप इसको नोट डाउन करके और इसको अच्छे से सॉल्व करें। यूज टू लेट का प्रयोग कर लेते हैं। लेट का प्रयोग 3 परिस्थितियों में किया जाता है, इसे निम्नलिखित उदाहरण से देख सकते हैं। रिक्वेस्ट का भाव, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क। तो रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट। टू जो होता है वो इन्वर्टेड कामा यानी कंजक्शन का कार्य करता है। टू लेट मी वर्क, बाकी सेम को सेम टू सेम रहने देते हैं। लेट मी स्लीप नाउ, आई सेड टू माई फादर लेट मी स्लीप नाउ, आई रिक्वेस्ट माई फादर टू लेट मी स्लीप देन। नाउ को देन में हम परिवर्तन कर। प्रपोजल या सजेस्ट का भाव होता है, तो हम अगर प्रपोजल और सजेस्ट का भाव होता है तो लेटस का मतलब होता ही है। लेटस जहाँ पे होता है वो प्रपोजल के लिए ही होता है। लेटस गो होम, आओ घर चलें, आओ बैठें, आओ खाएं, आओ चाय पिएं, आओ नाश्ता करें, तो प्रपोजल की बात करता है, यानी सजेशन की बात करता है। लेटस गो द वर्क, तो इसमें क्या हो सकता है, ही सजेस्टेड मी। ठीक है, दैट। अब यहाँ पे लेट वालों को कंजक्शन टू लगता था, अब प्रपोजल की बात करेंगे तो फिर दैट का हम प्रयोग कर लें। वी शुड गो, तो दैट वी शुड, लेटस को दैट वी शुड में हम बदल देते हैं। ऑर्डर का भाव अगर है तो ऑर्डर टू द टीचर्स टू लेट द बॉय गो होम। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। शाउटेड का प्रयोग, ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड टू लेट हिम गो, तो लेट मी गो लेट हिम गो।
उदाहरण को रिक्वेस्टेड का भाव निहित हो यदि सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर टू का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे 1 और 2 देखें। जिन उदाहरणों में प्रस्ताव या परामर्श का भाव हो वहाँ पर सेट टू को प्रपोस्ट या सजेस्ट जैसे आवश्यकता हो इसका प्रयोग करके दैट द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है और शेष रूप को शुड का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी एक्सरसाइज है, इसको आप पेस्ट स्क्रीनशॉट करें और सॉल्व करें। ऑप्टेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस ऑप्टेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक विश होती है, इच्छाएं होती हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे इच्छा आशीर्वाद या प्रार्थना का भाव व्यक्त करते हैं और ऐसे उदाहरणों में इच्छा के लिए सेट के स्थान पर विश्ड का प्रयोग कर लेते हैं, आशीर्वाद के लिए सेट के स्थान पर ब्लेस्ड का और प्रार्थना के लिए सेट के स्थान पर प्रेड का प्रयोग कर लेते हैं। और इसके बाद ये कंजक्शन जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनको आप कायदे से पढ़ें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर लेते हैं, यानी ऑप्टेटिव क्वेश्चंस में हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। कर्स की बात करते हैं तो कर्स में क्या होता है कि सेट के स्थान पर कर्स्ट का प्रयोग कर दिया जाता है, शेष यथावत रहते हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर विस्मय सूचक शब्दों को हटाकर फुल स्टॉप लगा जाता है। तो ऑप्टेटिव क्वेश्चंस में वैसे ही सेम जैसे इंट्रोगेटिव में होते थे कि क्वेश्चन मार्क्स को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते थे, और वैसे ही इसमें हम अगर दिया हुआ मार्क्स है तो इसको हम हटाकर क्या कर देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। साधारण वाक्य की तरह कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह गया, इसको भी हम देख लेते हैं। इनका गाइस रिवीजन हम एक दिन क्या कि सारे सेंटेंस लेंगे और इनको सॉल्व करके इनका सारा रिवीजन करा लेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को निम्नलिखित भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे सरप्राइज हुआ या वंडर हुआ, जॉय या डिलाइट हुआ। तो इसमें हम इसको देख लेते हैं कि इसको बनाने के क्या नियम हो सकते हैं। सारो अथवा ग्रीफ, दुख, अल्प, प्रशंसा, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। भाई इसकी पहचान होती है कि मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। कभी कभी एक्सक्लेमेशन स्पष्ट करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग कर लिया जाता है। हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ और व्हाट का प्रयोग नाउन के साथ होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इन एडजेक्टिव, और जो व्हाट होता है, व्हाट का प्रयोग व्हाट आई फूल आई एम। तो ये सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनके में हम विशेषकर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू के स्थान पर भाव के अनुसार एक्सक्लेम, क्राई आउट या कन्फेस आदि का प्रयोग कर लेते हैं। एक्सक्लेम के बाद विद एंजॉय, शारो, सरप्राइज, एंगर आदि का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग कर लेते हैं। निम्नलिखित तरीका को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। हाउ और व्हाट, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट गुड ग्रेसेस हो गया, गुड हेवन होगा, ओ होगा। तो ये जितने भी शब्द होते हैं ये सब सरप्राइज के लिए यूज किए जाते हैं। इनको इनडायरेक्ट में प्रयुक्त शब्दावली वेरी मच, वेरी ग्रेट, ग्रेटली,
विद सरप्राइज को लगाते हैं। रा और हा जॉय और डिलाइट के लिए विद जॉय ऑफ डिलाइट कर देते हैं। लॉस आह सौरव के लिए होता है तो विद सौरव ऑफ ग्रिफ के लिए कर देते हैं। तो ये इनको में हम परिवर्तन कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक एक एग्जाम्पल्स को पढ़िए और आप क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें कोई भी आपको जो चीज़ आपको न समझ में आई हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। आपने देखा होगा कि जनरल और स्पेशल रूल की सहायता से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन को आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कभी कभी कुछ विशेष कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिनका निवारण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। कभी कभी होता है कि डायरेक्ट नरेशन में एक वाक्य के स्थान पर इन्वर्टेड कामा के अंदर कई वाक्य होते हैं। तो ऐसे प्लीज लाइक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। तो इस यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर 3 वाक्य हैं जिनका विश्लेषण इस प्रकार है कि पहला वाक्य है प्लीज टेक योर सीट, इम्परेटिव सेंटेंस, असर्टिव और इंट्रोगेटिव है। तो इनको इस प्रकार बदलना चाहिए। ही टोल्ड दैट, ठीक है, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ही टोल्ड हिम that he was very glad to see him and asked where he had been so long। भैया जिस टाइप का सेंटेंस है उसी टाइप में उसको हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न वाक्यों में परिवर्तन जनरल और स्पेशल रूल का प्रयोग किया गया है। इसमें नई बात यह है कि तीनों वाक्य रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का प्रयास किया गया है। यहाँ पहले वाक्य में राम रिक्वेस्ट श्याम से, दूसरे वाक्य में ही टोल्ड हिम तथा तीसरे वाक्य में एंड आस्क से जोड़ा गया है। यानी कंजक्शन तीनों के अलग अलग हैं, सेंटेंस के अनुसार कंजक्शन जोड़ दिए गए हैं। यदि वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है तो उपयुक्त सभी वर्ब क्रियाओं को बदला जाना चाहिए। जैसे जॉन सेड टू जेम्स, हैव यू कम हियर जस्ट टू सी मी योर इन अदर। तो इनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और इसके बाद ये एक्सरसाइज जितनी अच्छी आप एक्सरसाइज इनको एक्सप्लेन कर लेंगे तो उतना ही अच्छा आप इसको परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा वीडियो लगा है हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक रिक्वेस्ट चलते चलते फिर एक बार, जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज से मेरे वीडियो जो हैं वो कंटिन्यू आने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।